टू डाटा साइंस विद डॉक्टर वसीम। आज की इस वीडियो के अंदर जो है हम देखेंगे कि ग्रेडियंट डिसेंट जो है वो किस तरह से काम करता है लॉजिस्टिक रिग्रेशन के लिए, और डेरिवेटिव्स जो हैं उसके बिहाइंड जो है क्या आइडिया है जिसकी बेस पे डेरिवेटिव्स जो है वो काम करते हैं। तो आज के जो हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं उसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि ग्रेडियंट डिसेंट जो है वो कैसे हम यूज़ करते हैं कॉस्ट को मिनिमाइज़ करने के लिए। सेकेंडली हम देखेंगे कि डेरिवेटिव्स के बिहाइंड क्या आइडिया है, क्या इंट्यूशन है। और फाइनली हम कंप्यूटेशन ग्राफ्स को देखेंगे। इन जनरल कंप्यूटेशन ग्राफ कैसे काम करते हैं, और फिर स्पेसिफिकली लॉजिस्टिक रिग्रेशन के केस में हम देखेंगे कि कंप्यूटेशन ग्राफ्स जो हैं वो कैसे काम करते हैं। तो ग्रेडियंट डिसेंट का जैसे लास्ट वीडियो के अंदर भी हमने डिस्कस किया था, ग्रेडियंट डिसेंट जो है वो वेट की बेस पे जो है उसमें कॉस्ट, अगर एक ही पैरामीटर हो हमारे पास वेट का, सिर्फ डब्ल्यू सिर्फ पैरामीटर हो, तो उस पैरामीटर को हम ऐसे एडजस्ट करते हैं, उसमें माइनस करेंगे कुछ या प्लस करेंगे कि जो कॉस्ट है उसकी वैल्यू कम या ज़्यादा हो। और क्योंकि हम हमारे पास ग्रेडियंट डिसेंट का एल्गोरिदम है जो कि इस तरह से एक डायरेक्शन में मूव करेगा, लेफ्ट पे या राइट पे, तो हमें ऐसा फंक्शन यूज़ करना चाहिए जिसका एक ही मिनिमा हो। क्योंकि ये ना हो कि हम एक ही मिनिमा पे आके रुक जाएं, और हो सकता है कि वो एक्चुअल मिनिमा ना हो। अगर मल्टीपल मिनिमाज होंगे फंक्शन के अंदर तो फिर प्रॉब्लम होगी ग्रेडियंट डिसेंट को, ठीक है। यहाँ पे एक ही मिनिमा है तो इसलिए हम डब्ल्यू की वैल्यू को स्लाइटली चेंज करके देख सकते हैं, लेफ्ट साइड पे या राइट साइड पे जाके इसकी वैल्यू कम हो रही है या ज़्यादा हो रही है। और ये हम कैसे करते हैं? ये हम स्लोप को कंप्यूट करके करते हैं। जहाँ पे भी हमने जो है वो पॉइंट देखा, लेट्स से हमने डब्ल्यू को कोई वैल्यू दी, उसकी बेस पे हमें कॉस्ट की कुछ वैल्यू मिली, तो उस वैल्यू की स्लोप हम देखेंगे। वहाँ पे अगर पॉजिटिव स्लोप है इट मीन्स कि हमने डब्ल्यू में से कुछ सब्ट्रैक्ट करना है। अब कितना सब्ट्रैक्ट करना है वो हम अल्फ़ा से डिटरमिन करते हैं, ठीक है। जैसे मैंने बताया था कि अल्फ़ा की वैल्यू नॉर्मली 0.001 जो है वो हम सेट करते हैं। तो उसकी बेस पे हम स्टेप्स लेते हैं छोटे-छोटे। डब्ल्यू की वैल्यू को लेट्स से अगर यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, तो डब्ल्यू की वैल्यू को थोड़ा-सा कम करके देखेंगे। दोबारा हम कॉस्ट कंप्यूट करेंगे। फिर देखेंगे कि अच्छा अभी भी जो है ना हमें लेफ्ट साइड पे जाना चाहिए। फिर हम थोड़ा-सा और मूव करेंगे और इस तरह से हम मूव करते जाएँगे। तो मीन्स हम के इसका मतलब ये हुआ कि हम लेफ्ट साइड की तरफ मूव करेंगे। इसी के मुकाबले में अगर हम जब इनिशियलाइज़ करें डब्ल्यू को, तो हमें एक ऐसी वैल्यू मिले जहाँ पे स्लोप जो है वो नेगेटिव बन रही है। तो इट मीन्स कि हमने जो मूव करना है डब्ल्यू की वैल्यू को हमने इंक्रीज़ करना है, ठीक है। तो ये बेसिकली आइडिया है ग्रेडियंट डिसेंट के बिहाइंड। और उसमें हम फिर ये रेपिटेशन का जो प्रोसेस है वो करते हैं, और हम इसको स्लोप को कंप्यूट करते जाते हैं और उसको माइनस करते जाते हैं। तो अगर नेगेटिव स्लोप होगी तो वो प्लस हो जाएगी, अगर पॉजिटिव होगी तो वो माइनस ही होगी। तो इस तरह से ये बेसिकली आइडिया है ग्रेडियंट डिसेंट का। इसी को मैंने बताया था आपको लास्ट वीडियो के अंदर भी कि हम सिंपली इस तरह से लिख सकते हैं, ये जो डी जे डब्ल्यू ओवर डी डब्ल्यू है उसको सिंपल डी डब्ल्यू भी लिख सकते हैं, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू डी डब्ल्यू हम जो है वो कॉस्ट जो है ग्रेडियंट जो है वो निकाल रहे हैं, कंप्यूट कर रहे हैं। तो सिंपली डी डब्ल्यू लिख सकते हैं, या इसको फिर ऊपर वाली इक्वेशन को हम सिंपली इस फॉर्म में लिख सकते हैं, डब्ल्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू माइनस अल्फा डी डब्ल्यू। ये तो एक पैरामीटर के लिए था डब्ल्यू के लिए, लेकिन अगर वहीं पे हमारे पास दो पैरामीटर्स हों डब्ल्यू और बी, तो उसका भी इसी तरह से हम करेंगे। उस पे भी आइट्रेशंस होंगी, और वो आइट्रेशंस जो हैं उनमें विद रिस्पेक्ट टू डब्ल्यू डेरिवेटिव जो है कंप्यूट करके उसको हम डब्ल्यू में से माइनस करेंगे, करते जाएंगे। और इसी तरह से बायस टर्म जो है उसको बी जो है उसमें से माइनस करते जाएंगे डेरिवेटिव लेके विद रिस्पेक्ट टू बी, ठीक है। तो ये बेसिकली ग्रेडियंट डिसेंट जो है इसका आइडिया है। अब इसमें थोड़ा-सा जो चीज़ कन्फ्यूज़ करती है अक्सर लोगों को, वो है ग्रेडियंट्स, ठीक है? जो डेरिवेटिव्स जो लिए जाते हैं, ठीक है? तो डेरिवेटिव्स जो हैं उसका थोड़ा-सा आइडिया ले लेते हैं। डेरिवेटिव्स जो हैं, लेट्स से हमारे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ ए इज़ इक्वल टू 3a, ठीक है? यानी कि जब भी हम ए की वैल्यू जो है वो लेट्स से ए की वैल्यू अगर हम 2 रखेंगे, तो एफ ऑफ ए जो है उसकी वैल्यू 6 होगी, ठीक है। अब यहाँ पे अगर ए की वैल्यू 2 होगी तो एफ ऑफ ए की वैल्यू जो है वो 6 होगी, ठीक है। हम अगर ए की वैल्यू को थोड़ा चेंज करते हैं, ए की वैल्यू को हम कर देते हैं 2.001,
तो एफ ऑफ ए की वैल्यू को भी जो है वो चेंज हो जाएगी, यानी कि वो हो जाएगी 6.003। अब वो जो स्लाइड सा चेंज हमने इनपुट के अंदर किया 0.001 का, उसकी वजह से जो आउटपुट है एफ ऑफ ए जो है उसमें जो चेंज आया वो था 0.003। ठीक है। तो ये जो चेंज आ रहा है इसकी जो रेशियो है, ठीक है, जो बेसिकली उस पॉइंट पे जो हाइट और विड्थ बन रही है ट्रायंगल की, ठीक है, वो उसका हाइट डिवाइडेड बाय विड्थ जो है वो 0.003 डिवाइडेड बाय 0.001 जो है वो 3 है। ठीक है। सो हम ये कह सकते हैं कि डेरिवेटिव जो है, जब ए की वैल्यू 2 होगी तो डेरिवेटिव जो है उसकी वैल्यू 3 होगी। इसी तरह से अगर हम ए की वैल्यू 5 रखते हैं तो एफ ऑफ ए की वैल्यू जो है वो 15 होगी। और अगर हम स्लाइड से चेंज करते हैं ए की वैल्यू के अंदर, उसे हम कर देते हैं 5.001, तो एफ ऑफ ए जो है उसकी वैल्यू हो जाएगी 15.003। यहाँ पे अगेन 3 टाइम्स जो है वो चेंज आया है। तो 0.001 से 0.003 हो गई है वैल्यू। ठीक है। तो अ, यहाँ पे भी जो स्लोप है हम कह सकते हैं कि एट ए इज इक्वल टू 5 स्लोप इज 3। ठीक है। तो ये क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन है इसलिए इसमें जहाँ पे भी आप डेरिवेटिव लेंगे इसकी वैल्यूज 3 ही आएगी। ठीक है। तो ये लीनियर जो फंक्शंस होते हैं उनकी ये खसूसियत होती है कि उसमें जहाँ पे भी आप डेरिवेटिव लेंगे वैल्यू सेम ही आएगी। इसी तरह से हम ये कह सकते हैं कि डी एफ ऑफ ए ओवर डी ए जो है डेरिवेटिव वो है 3। ठीक है, या इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं डी ओवर डी ए एफ ऑफ ए। ठीक है। तो ये डेरिवेटिव इस तरह से, या स्लोप जो है उसकी बेस पे हमने डेरिवेटिव जो है उसको कंप्यूट किया है। ठीक है। तो ये बेसिकली आइडिया है डेरिवेटिव का। इसी की एक और एग्जांपल हम देखते हैं जो कि एक बेसिकली स्क्वायर है एफ ऑफ ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है। इस केस में अब स्लोप डिफरेंट है, डिफरेंट जगहों पे स्लोप डिफरेंट है। जैसे अगर बिल्कुल ऊपर देखें तो ऊपर बिल्कुल स्लोप जो है वो कम है, और नीचे जो है वो इस फंक्शन के अंदर जो आउटपुट वैल्यूज आ रही हैं स्लोप नीचे जो है वो ज़्यादा है। ठीक है। तो इसमें अगर हम इनपुट दें 2 सेट करें तो एफ ऑफ ए जो है उसकी वैल्यू 4 होगी। इसी तरह से अगर हम थोड़ा-सा इसमें इंक्रीज़ करते हैं, ए की वैल्यू करेंगे हम 2.001, तो एफ ऑफ ए की वैल्यू हो जाएगी 4.004। ठीक है? तो हम ये कह सकते हैं कि इसके अंदर जो है वो 4 टाइम्स जो है वो चेंज आया है। ठीक है? इसी तरह से तो हम ये कह सकते हैं कि स्लोप और डेरिवेटिव एट ए इज़ इक्वल टू 2 इज़ 4। लेकिन वहीं पे अगर हम ए की वैल्यू 5 सेट करें तो एफ ऑफ ए जो है उसकी वैल्यू 25 होगी। और अगर हम इसमें स्लाइड सा चेंज करें ए की वैल्यू के अंदर, हम इसकी वैल्यू 5.001 कर दें, तो एफ एफ ए की जो वैल्यू है वो 25.010 होगी। मीन्स के अब इसके अंदर 10 टाइम्स जो है वो चेंज आया है। ठीक है। तो अब जो इसका स्लोप या डेरिवेटिव है वो 10 है। तो जैसे कि इसके ग्राफ के अंदर भी नज़र आ रहा है कि डिफरेंट पोजीशंस के अंदर इसकी स्लोप जो है वो डिफरेंट होगी। ठीक है। तो यही यहाँ पे भी डेरिवेटिव या स्लोप भी हमें यही बता रही है। ठीक है। अगर आप कोई कैलकुलस की बुक देखें तो आपको पता चलेगा कि ए स्क्वायर जो है उसका डेरिवेटिव जो है वो 2a होता है। ठीक है। तो 2a डेरिवेटिव अगर हम ऊपर देखें जहाँ पे a की वैल्यू 2 थी तो वहाँ पे 4 आ रही थी, और जहाँ पे a की वैल्यू 5 थी वहाँ पे वैल्यू जो है वो 10 आ रही थी। तो वही चीज़ कि 2a जो है वो डेरिवेटिव है ए स्क्वायर का। ठीक है। तो इस तरह से हम डेरिवेटिव्स कंप्यूट करते हैं। डेरिवेटिव्स हमें ये बताते हैं कि कितना चेंज जो है वो आ रहा है एक फंक्शन के अंदर, एक पॉइंट के अंदर, एक पोजीशन के अंदर, और उसी को फिर बेस बना के हम ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिदम के अंदर डिसीजन लेते हैं कि हमने किस डायरेक्शन के अंदर जो है वो मूव करना है। अच्छा, अब हम नेक्स्ट आते हैं कंप्यूटेशन ग्राफ की तरफ। कंप्यूटेशन ग्राफ क्या है? लेट्स से आपके पास कोई इक्वेशन है, कोई कॉस्ट फंक्शन है, लेट्स से जे ए बी सी, और जे ए बी सी जो है उसमें आपने कंप्यूट करना है
कि 3 इंटू ए प्लस बी सी, ये सिंपल सी इक्वेशन है। इसको आपने कंप्यूट करना है, ठीक है। तो इसको कंप्यूट करना कोई मुश्किल नहीं है। ए की वैल्यू आपके पास गिवन हो, बी की वैल्यू गिवन हो, सी की वैल्यू गिवन हो, तो आप बी और सी को मल्टीप्लाई करोगे, उसमें ए को ऐड करके जो आंसर आएगा आपका, उसको आप 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे। लेकिन कंप्यूटेशन ग्राफ के अंदर जैसे कि आपने सुना होगा, आपको आइडिया होगा कि न्यूरल नेटवर्क्स के अंदर एक फॉरवर्ड प्रोपोगेशन होती है और एक बैकवर्ड प्रोपोगेशन होती है, ठीक है। तो उसमें कंप्यूटेशन ग्राफ जो है हम यूज़ करते हैं, और वो क्यों यूज़ करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। लेकिन सबसे पहले हम देखें कि इसको अगर हमने इसी कैलकुलेशन को, ये जो 3 इंटू ए प्लस बी सी है, इसको कंप्यूटेशन ग्राफ की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना हो तो कैसे करेंगे, ठीक है। हम पहले कुछ वेरिएबल्स जो हैं वो डिफाइन कर लेंगे। हम कहेंगे अच्छा जी, बी और सी को पहले सबसे पहले मल्टीप्लाई करके उसको यू के अंदर स्टोर करवा देते हैं। फिर जो यू के अंदर वैल्यू आई है उसमें ए ऐड करके उसको वी में स्टोर करवा देंगे। और इसी तरह से फाइनली हम जे को कैसे कंप्यूट करेंगे, जब हम 3 को वी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जे की वैल्यू आ जाएगी। तो कंप्यूटेशन ग्राफ जो है वो कुछ हम इस तरह से बना सकते हैं कि जो हमारे इनपुट्स हैं ए बी और सी, वो लेफ़्ट साइड पे आ जाएँ। उससे जो बी और सी से जो यू की वैल्यू बन रही है वो एक बॉक्स के अंदर हम उसको लिख दें, यू इज़ इक्वल टू बी सी। इसी तरह से बी सी, जो यू की वैल्यू आई और जो ए की वैल्यू आई, इन दोनों को यूज़ करते हुए वी की वैल्यू जो है वो डिफ़ाइन हो रही है, और वी की वैल्यू को यूज़ करते हुए जे की वैल्यू डिफ़ाइन हो रही है। तो इस तरह से जैसे-जैसे हम वैल्यूज़ देंगे ए, बी और सी की, बी और सी की वैल्यू देंगे तो वो कंप्यूट होगी, फिर उसमें ए की वैल्यू यूज़ होगी, फर्दर वो वी की वैल्यू कंप्यूट होगी ए प्लस यू के साथ। तो ये हम कह सकते हैं कि ये फॉरवर्ड पास हो रहा है, ठीक है। फॉरवर्ड पास का ये मतलब है कि कंप्यूटेशन ग्राफ के अंदर हम कंप्यूटेशंस करते जा रहे हैं और वो पिछले वाली कंप्यूटेशंस जो हैं वो आगे यूज़ हो रही है, ठीक है। तो ये बेसिक आइडिया है फॉरवर्ड पास का। और इसी के मुकाबले में जो बैकवर्ड पास है, बैकवर्ड पास में ये होता है कि एंड वाली वैल्यूज़ जो हैं, वो प्रीवियस कंप्यूटेशंस के अंदर यूज़ होती हैं। और एक्चुअली जो डेरिवेटिव्स हम कंप्यूट करते हैं, वो उसके लिए हमें एंड वाली वैल्यूज़ जो हैं वो रिक्वायर्ड होती हैं। कैसे? वो हम अभी देखते हैं। तो लेट्स से अगर मैं ए, बी और सी को कोई वैल्यूज़ देता हूँ, ठीक है? लेट्स से मैं ए को दे देता हूँ 5, बी को 3 वैल्यू दे देता हूँ, सी को 2 दे देता हूँ। तो बी, सी जो है, यू की जो वैल्यू है वो 3 टाइम्स 2 6 आ जाएगी। इसी तरह से ए प्लस यू जो है 5 प्लस 6, उसकी वैल्यू 11 आ जाएगी। और इसी तरह से 11 टाइम्स 3 जो है वो 33 जो है वो आ जाएगा। तो ये हमारे पास इस तरह से फॉरवर्ड पास में वैल्यूज़ कंप्यूट होके सारी की सारी इस तरह से आ जाएँगी। अब हम अगर डेरिवेटिव्स कंप्यूट करना चाह रहे हैं, तो डेरिवेटिव्स हम एंड से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, एंड से क्यों स्टार्ट करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। लेट्स से हमने ये देखना है कि डी जे जो है उस पे क्या इफ़ेक्ट आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू डी वी, ठीक है। तो यानी कि जे की अगर हम वी की वैल्यू में चेंज करें तो जे की वैल्यू में कितना चेंज आता है। जैसे कि हम जानते हैं कि जे की वैल्यू जो है वो है जे इज़ इक्वल टू 3v, ठीक है। यानी कि अगर v के अंदर हम 11 है उसकी वैल्यू लेट्स से, और उसमें हम थोड़ा-सा उसको स्लाइटली चेंज करते हैं, उसको करते हैं 11.001, तो जे की जो वैल्यू है वो 33.003 हो जाएगी। यानी कि 3 टाइम्स इसके अंदर जो है वो चेंज आ रहा है। जैसे हम v में स्लाइड से चेंज करते हैं, तो जे के अंदर जो है वो 3 टाइम्स जो है वो चेंज आता है। तो ये इसलिए इसका डेरिवेटिव जो है वो 3 होगा। dj ओवर dv इज़ इक्वल टू 3। अ, अब हमने अगर लेट्स से dj जो है उसको विद रिस्पेक्ट टू a जो है वो देखना है कि विद रिस्पेक्ट टू a क्या चेंज आता है। यानी अगर हम a जो है हमारा पैरामीटर, उसमें हम कुछ स्लाइड सा चेंज लेके आते हैं। 5 है तो 5 की वैल्यू अगर हम 5.001 कर देते हैं, तब v के अंदर जो है वो क्या चेंज आएगा। तो v की वैल्यू जो है, जैसे कि आप कंप्यूटेशन ग्राफ में देख सकते हैं कि अगर 5 की वैल्यू जो है वो 5.001 कर दें हम a की वैल्यू, तो v की जो वैल्यू है वो भी 11.001 हो जाएगी, और उसके मुकाबले में फिर जो j की वैल्यू है वो 33.003 हो जाएगी। इट मीन्स कि a का क्या इफ़ेक्ट आ रहा है j पे?
वो भी 3 टाइम्स आ रहा है, ठीक है? लेकिन यहाँ पे एक चीज़ इम्पोर्टेंट है नोट करने वाली, वो ये है कि हमने जब ए का कंप्यूट करना था, ठीक है? कि ए का जो इफ़ेक्ट है, वो क्या आ रहा है जे के ऊपर, तो उसमें हमें पहले ये भी देखना पड़ा कि बी और जे का आपस में क्या इफ़ेक्ट आ रहा है। देख रहे हैं आप? पहले हमने देखा कि ए की वजह से वी कितना इफ़ेक्ट हो रहा है और फिर हमने ये देखा कि वी की वजह से जे कितना इफ़ेक्ट हो रहा है, ठीक है? तो वी की वजह से जे जितना इफ़ेक्ट हो रहा है, वो हमेशा उतना ही इफ़ेक्ट होगा, ठीक है? तो ये जो है हम कैलकुलस के अंदर एक चेन रूल होता है, उसको यूज़ करके हम जो है ये चीज़ कंप्यूट कर सकते हैं। हमें इसको अलहदा-अलहदा देखने की ज़रूरत नहीं है कि ए का वी पे क्या इफ़ेक्ट आता है और वी का जे पे क्या इफ़ेक्ट आता है। जब हमने डेरिवेटिव जे का ले लिया विद रिस्पेक्ट टू वी, तो फिर हम सिर्फ़ वी का जो है वो डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू ए, ठीक है? और फिर हम उनको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो उसकी भी वही वैल्यू आएगी, जो कि अगर हम अलग-अलग कंप्यूट करके देखते, जैसे हमने पहले देखा तो वो 3 वैल्यू आ रही थी। बाद में हमने देखा कि dj और का जे का जो डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू v, उसकी वैल्यू 3 थी और v का जो डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू a, उसकी जो वैल्यू थी वो 1 थी, क्योंकि 5.001 से जो v की इफ़ेक्ट आया था वो 11.001 था। तो इस पे 1 था डेरिवेटिव और जो dj ओवर dv था वो 3 था। तो 3 टाइम्स 1 जो है वो 3 उसकी वैल्यू जो है वो आती है। तो इसलिए ये डेरिवेटिव जो है इसका 3 होगा। इसी तरह से हम बाकी डेरिवेटिव्स भी कंप्यूट कर सकते हैं। हम लेट्स से dj ओवर dA जो है, यहाँ पे एक्चुअली dj ओवर du आना चाहिए, ठीक है? क्योंकि हम u के रिस्पेक्टिव अब देख रहे हैं। तो ये बाय मिस्टेक dj ओवर dA लिखा हुआ है, यहाँ पे dj ओवर du होना चाहिए। तो यू में जो है उसकी वैल्यू 6 है, तो वो 6.001 अगर हम करते हैं तो उसकी वजह से वी पे क्या इफ़ेक्ट आता है, वी की वैल्यू भी 11.001 हो जाएगी और फिर उस पे अल्टीमेटली जे पे क्या इफ़ेक्ट आएगा कि जे की वैल्यू जो है वो 33.003 हो जाएगी। तो इसलिए इसका डेरिवेटिव जो है वो 3 है। तो ये हम चेन रूल से भी कंप्यूट कर सकते हैं, dj ओवर dv, dv ओवर du इज़ इक्वल टू 3 टाइम्स 1 इज़ इक्वल टू 3, ठीक है? तो यहाँ पे आप ये चीज़ नोट करें कि कंप्यूटेशन ग्राफ के अंदर जब हम बैकवर्ड जाते हैं तो हमें जो भी डेरिवेटिव जो हैं वो निकालने होते हैं, उसके लिए हमें एंड वाले जो डेरिवेटिव्स हैं उनकी ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हम चेन रूल को यूज़ करते हैं और इसमें देखें जो हाईलाइट हुआ हुआ है डी जे ओवर डी वी, ये हमें ए का डेरिवेटिव जब हमने विद रिस्पेक्ट टू ए जब हमने डेरिवेटिव लिया तो वहाँ पे भी हमें इसकी ज़रूरत पड़ी और विद रिस्पेक्ट टू यू जब हमने डेरिवेटिव लिया तो वहाँ पे भी हमें इसकी ज़रूरत पड़ी। तो इसलिए बैकवर्ड हम हमेशा जो है वो डेरिवेटिव्स जो हैं वो बैकवर्ड हम कंप्यूट करते हैं। नेक्स्ट जो है हम ये देखते हैं कि यही कंप्यूटेशन ग्राफ अगर हमने लॉजिस्टिक रिग्रेशन के लिए यूज़ करना हो तो हम उसको कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं? लॉजिस्टिक रिग्रेशन के लिए जैसे कि आप लोग जानते हैं कि ये वाली इक्वेशन यूज़ होती है लीनियर कॉम्बिनेशन की, z इज़ इक्वल टू WTX प्लस b और इस पे सिग्मॉइड फंक्शन जो है वो यूज़ करते हैं हम, ठीक है? तो उससे हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन जो है उसकी प्रेडिक्शन जो है वो बेसिकली करते हैं। इसके लिए जो लॉस फंक्शन यूज़ होता है वो ये वाला यूज़ होता है जो हमने लास्ट टाइम देखा था। इसमें इस चीज़ को देखें थोड़ा-सा कि वो वाई हैट जो है उसको मैंने ए से भी डिनोट किया है। ए बेसिकली एक्टिवेशन होती है न्यूरल नेटवर्क्स के अंदर, जो आउटपुट होता है उसको नॉर्मली ए से डिनोट किया जाता है। तो मैंने यहाँ पे वाई हैट जो है उसको ए से डिनोट किया है। तो जो वही वाली लॉस की जो इक्वेशन थी वहाँ पे मैंने वाई हैट की बजाय ए लिख दिया है। तो वाई लॉग ए प्लस 1 माइनस वाई लॉग 1 माइनस ए, ये हमारा लॉस है। तो हम कंप्यूटेशन ग्राफ बनाएँगे तो इसमें देखें आप किस तरह से कंप्यूटेशन ग्राफ बना सकते हैं। इसमें कुछ इनपुट्स होंगे, डब्ल्यू की कुछ वैल्यूज़ होंगी। लेट्स से अगर डब्ल्यू एक्स की 2 एक्स की वैल्यूज़ हैं, एक्स1 और एक्स2, तो डब्ल्यू की भी 2 वैल्यूज़ होंगी,
ठीक है? और इसी तरह से बी जो है वो भी एज़ इनपुट जाएगा, तो डब्ल्यू की 2 वैल्यूज़, एक्स की 2 वैल्यूज़ और बी की वैल्यू जो है वो एज़ इनपुट जाएगी। उसके बाद उस पे ज़ी जो है वो कंप्यूट होगा। ज़ी कंप्यूट होने के बाद नेक्स्ट जो है वो सिग्मॉइड उस पे कंप्यूट होगा और फाइनली जो है वो लॉस कंप्यूट होगा। तो इसका जो कंप्यूटेशन ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है? ये हमारे पास x1, w1, x2, w2 और b ये हमारे इनपुट्स आ गए। ज़ी हमने उसकी बेस पे कंप्यूट किया जो कि हमारा एक लीनियर कॉम्बिनेशन बन रहा है। उसके बाद हमने एक्टिवेशन जो है वो कंप्यूट की जो कि सिग्मॉइड को यूज़ करते हुए हमने कंप्यूट की और फाइनली हमने लॉस जो है उसको कंप्यूट किया, ठीक है? अब इसमें ये फॉरवर्ड प्रोपगेशन तो ऐसे हो गई, हमने कंप्यूटेशंस कर ली पहले ब्लॉक में, फिर दूसरे में गए, फिर तीसरे में गए। अब हमने बैकवर्ड प्रोपगेशन करनी है। बैकवर्ड प्रोपगेशन के लिए हमें डेरिवेटिव जो है कंप्यूट करना है। हम पहले लॉस फंक्शन का डेरिवेटिव जो है वो कंप्यूट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू ए, कि ए को चेंज करने से लॉस फंक्शन जो है उसमें क्या चेंज आता है, उसका डेरिवेटिव जो है वो कैलकुलस के अंदर कैलकुलस को यूज़ करके हम कंप्यूट कर सकते हैं उसके रूल्स को यूज़ करते हुए। तो वो जो लॉस फंक्शन था उसका डेरिवेटिव होगा माइनस वाई ओवर ए प्लस वन माइनस वाई ओवर वन माइनस ए। ये हमारा लॉस फंक्शन का जो है डेरिवेटिव है, ठीक है? अब इससे प्रीवियस अगर हम एक स्टेप और पीछे जाएँ, हम डी ज़ी जो है यानी लॉस विद रिस्पेक्ट टू डी ज़ी अगर हम कंप्यूट करेंगे, तो वो होगा कि जी लॉस बेसिकली हम देखेंगे पहले कि जो लॉस फंक्शन है उसका विद रिस्पेक्ट टू ए जो है वो क्या उस पे इफ़ेक्ट आता है और फिर चेन रूल को यूज़ करते हुए हम ये देखेंगे कि ए जो है डी ए अ, उस पे ज़ी के विद रिस्पेक्ट जो है वो क्या इफ़ेक्ट आ रहा है, ठीक है? तो इनको जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो अगर आप कैलकुलस में देखें इसके डी ओ ओवर डी ज़ी जो है उसका डेरिवेटिव जो है वो लॉजिस्टिक जो है उसका डेरिवेटिव जो है वो ए इन टाइम्स 1 माइनस ए होता है, ठीक है? तो ये जो डेरिवेटिव्स हैं दोनों जो ऊपर एक लिखा हुआ है माइनस वाई ओवर ए प्लस वन माइनस वाई ओवर वन माइनस ए इसको मल्टीप्लाई करेंगे ए टाइम्स वन माइनस ए के साथ, तो इसका जो डेरिवेटिव आएगा सिंपली वो आएगा ए माइनस वाई, ठीक है? मीन्स कि ये आपका डी ज़ी जो है उसका डेरिवेटिव जो है वो आ गया। अब नेक्स्ट हमारे पास जो बाकी पैरामीटर्स बचे हैं W1 W2 और B इनका अब हम डेरिवेटिव कंप्यूट करेंगे। तो वो डेरिवेटिव जो हैं W1 का जो है वो x1 dz आ जाएगा। इसी तरह से dW2 जो है वो आ जाएगा x2 dz और इसी तरह से जो b है उसका db जो है उसका डेरिवेटिव जो है वो dz जो है वो आ जाएगा। तो ये डेरिवेटिव्स हम इस तरह से कंप्यूट इनके कर लेंगे और ये हमारी इस तरह से बैकवर्ड प्रोपोगेशन जो है हो जाएगी। हम बेसिकली क्या कर रहे हैं कि जो हमने देखा कि लॉस आ रहा था हमारा, ठीक है? उसकी बेस पे हमने ये देखा है कि W1 की वैल्यू को, W2 की वैल्यू को और B की वैल्यू को हमने कितना चेंज करना है। तो फिर हम क्या करेंगे सिंपली कि उसमें से W1 में से माइनस कर लेंगे dW1 टाइम्स अल्फ़ा। इसी तरह से W2 की वैल्यू भी हम अपडेट कर लेंगे और B की वैल्यू जो है वो भी हम अपडेट कर लेंगे। तो ये बेसिकली जो है आइडिया है लॉजिस्टिक रिग्रेशन का, और किस तरह से हम कंप्यूटेशन ग्राफ को यूज़ करके लॉजिस्टिक रिग्रेशन के डेरिवेटिव्स को कंप्यूट कर सकते हैं, ठीक है? सो अब अगर हम देखें कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन हमने एम एग्जांपल्स पे डिफाइन करनी है, तो उसके लिए हम हमारा लॉस फंक्शन आ गया। लॉस फंक्शन जो है वो हमने सारी एग्जांपल्स पे उसका एवरेज उसकी लेनी होती है, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया। फिर हमने देखा कि एक्टिवेशन फंक्शन जो है उसका वो हम कैसे कंप्यूट करेंगे और फिर हमने देखा कि जो उसका डेरिवेटिव है वो विद रिस्पेक्ट टू W1 हम लेंगे, उसकी एवरेज ले लेंगे
विद रिस्पेक्ट टू W2 लेंगे, उसकी एवरेज ले लेंगे, और विद रिस्पेक्ट टू B जो है बायस टर्म है उसकी हम उसके विद रिस्पेक्ट टू हम जो है उसका डेरिवेटिव ले लेंगे और उसकी एवरेज जो है हम ले लेंगे। तो ये चीज़ें इन चीज़ों को यूज़ करते हुए अब हम ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिदम जो है वो डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है? लॉजिस्टिक रिग्रेशन का एम एग्जांपल्स के लिए देखें यहाँ पे लेट्स से हम एक क्विकली एक जो एल्गोरिदम है वो यहाँ पे डिफाइन करते हैं। हम कॉस्ट को ज़ीरो सेट कर देते हैं, इसी तरह से DW1 की वैल्यू भी ज़ीरो सेट कर देते हैं, DW2 की वैल्यू भी ज़ीरो सेट कर देते हैं और DB की भी वैल्यू इसी तरह से ये हमने इनिशियलाइज़ेशंस जो हैं ये कर दी। इसके बाद हम क्योंकि हमारे पास m एग्ज़ाम्पल्स हैं, तो हम m एग्ज़ाम्पल्स तक जो है वो आइटरेट करेंगे। हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम फॉरवर्ड पास करेंगे और उसमें हम z की वैल्यू जो है वो कंप्यूट करेंगे उस एक एग्ज़ाम्पल के लिए, ठीक है? उसको कंप्यूट करने के बाद हम उसका जो है वो सिग्मॉइड लेंगे, ठीक है? और सिग्मॉइड लेने के बाद हम जो है हमारे पास उसकी एक्टिवेशन आ जाएगी। हम उसका जो लॉस है कॉस्ट है टोटल, वो कंप्यूट करेंगे, वो हम ऐड करते जाएँगे, ठीक है? क्योंकि हम हर एग्ज़ाम्पल के लिए कॉस्ट जो है उसको सम कर रहे हैं, ठीक है? कॉस्ट को सम करने के बाद हम जो है DZ कंप्यूट करेंगे, जो कि हमने देखा था कि A-5 होता है, ठीक है? इसके बाद हम DW1 जो है वो कंप्यूट करेंगे, ठीक है? जो कि X1 DZ है। फिर हम DW2 कंप्यूट करेंगे जो कि X2 DZ है और उसको हम सम करते जा रहे हैं फॉर m एग्जांपल्स। फिर हम DB कंप्यूट कर लेंगे, ठीक है? तो ये अब हम बैकवर्ड प्रोपोगेट जो है वो कर रहे हैं और उसके बाद फाइनली हम क्या कर लेंगे कि उनकी एवरेज ले लेंगे। कॉस्ट जो है उसकी विद रिस्पेक्ट टू एवरेज m ले लेंगे, m से डिवाइड कर देंगे, DW1 को m से डिवाइड कर देंगे, DW2 को m से डिवाइड कर देंगे और DB को जो है वो m से डिवाइड कर देंगे। तो ये बेसिकली आइडिया है लॉजिस्टिक रिग्रेशन का कि कैसे ग्रेडिएंट डिसेंट एल्गोरिदम को यूज़ करके हम फॉरवर्ड पास करते हैं, उसमें कंप्यूटेशंस करते हैं और फिर उसमें जो डेरिवेटिव्स हैं उनको कंप्यूट करते हैं बैकवर्ड, ठीक है? तो अभी तक अगर कोई आपके क्वेश्चंस वगैरह हों तो ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। आई होप आपको अंडरस्टैंडिंग एक डेवलप हुई होगी कि ग्रेडिएंट डिसेंट जो है वो लॉजिस्टिक रिग्रेशन पे किस तरह से काम करता है। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसकी फर्दर जो है वो डिटेल्स देखेंगे।